लेकिन सबसे पहले शुरू कर लेते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। दिल्ली की दमघोंटू हवा ने सबका जीना मुहाल किया हुआ है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, तमाम एजेंसियां, एनजीओ सालों से नहीं दशकों से प्रदूषण से लड़ने की कोशिश हो रही है दिल्ली में, लेकिन प्रदूषण टस से मस नहीं हो रहा। आखिर ऐसा क्या है दिल्ली की आबो हवा में कि वो सुधरने का नाम नहीं लेती? क्या है दिल्ली के पोल्यूशन का सॉल्यूशन? आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। दिल्ली है कि मानती नहीं। सबसे पहले ये रिपोर्ट, मैं लौट रहा हूं मेहमानों के साथ। दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि सरकार ने दफ्तरों को सिर्फ 50% स्टाफ के साथ काम करने का आदेश दिया है। बाकी के लिए वर्क फ्रॉम होम की सलाह है। स्कूलों में भी पाबंदियां वापस आ गई हैं। छोटे बच्चों के क्लासेस दोबारा ऑनलाइन होने लगे हैं। सड़कों पर ट्रैफिक कम दिख रहा है, लेकिन स्मॉग की मोटी परत हर तरफ वही पुरानी सर्दियों वाली घुटन वापस ले आई है। ये कहानी नई नहीं है। दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण पिछले कई सालों से ठंड के मौसम का स्थायी हिस्सा बन चुका है। अक्टूबर नवंबर का महीना आते ही हवा भारी होने लगती है, तापमान गिरता है और धुआं जमीन के पास ही अटक जाता है। दिवाली के बाद पटाखों का धुआं, गाड़ियों से निकलता धुआं, कंस्ट्रक्शन की धूल, पंजाब हरियाणा यूपी से आती पराली की आग, सब मिलकर हवा को जहरीला बना देते हैं। ये मिला जुला कॉम्बिनेशन हर साल शहर को उसी संकट में धकेल देता है। एक ऐसा चक्र जो कभी टूटता ही नहीं। कई उपाय किए गए पर ज्यादातर नाकाम ही रहे। सबसे हाल का उदाहरण क्लाउड सीडिंग का है। आसमान में केमिकल डालकर बारिश करवाने का ये प्रयोग काफी चर्चा में रहा, पर नतीजा लगभग शून्य रहा। वजह साफ थी, दिल्ली की सर्दियों में बादलों में नमी नहीं होती तो बारिश कैसे होती? एंटी स्मॉग गन्स ने भी सिर्फ कुछ घंटों की राहत दी, वो भी सीमित एरिया में। ऑड एंड इवन जैसे प्रयोग से भी थोड़ा बहुत असर हुआ, पर ये लंबे समय का हल नहीं बन पाया। किसानों को पराली ना जलाने के लिए मशीनें और सब्सिडी भी दी गई, लेकिन खेती की लागत और जमीन जल्दी खाली करने का दबाव उन्हें फिर वही पुराना तरीका अपनाने पर मजबूर कर देता है, आग लगाना। दिल्ली की भूगोल भी बड़ी वजह है। शहर 3 तरफ से इंडस्ट्री और कृषि वाले इलाकों से घिरा हुआ है, यानी बाहर से भी धुआं आता ही आता है। ऊपर से सर्दियों में हवा की दिशा और स्पीड बेहद कम हो जाती है। हवा रुक जाती है और प्रदूषण एक जगह अटक कर ट्रैप बना लेता है। शहर की आबादी बहुत ज्यादा है, लाखों गाड़ियां रोज सड़कों पर उतरती है। इतने लोग और इतनी एक्टिविटी के बीच हवा साफ नहीं रह सकती, खास करके तब जब मौसम भी साथ छोड़ दे। लेकिन समाधान है, बस जरूरत है लगातार सामूहिक कोशिश की। सबसे पहले पराली जलाने का असली विकल्प किसानों को देना होगा। ऐसी तकनीक और स्कीमें जो उनके लिए सस्ती, आसान और फायदेमंद हो। दूसरा, दिल्ली और एनसीआर को बेहतर और तेज पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए, ताकि लोग मजबूरी में निजी गाड़ियां ना निकालें। इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन की धूल पर सख्ती से नजर रखनी होगी, सिर्फ कागजों में नहीं, ग्राउंड पर भी। इलेक्ट्रिक वाहनों और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने से अगले कुछ सालों में बड़ा अंतर आएगा। सबसे जरूरी है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और केंद्र सरकारें साथ मिलकर काम करें, क्योंकि ये किसी एक का शहर या एक राज्य की लड़ाई नहीं, हवा सबकी है। समाधान भी सबका होना चाहिए। अभी के हालात हमें सिर्फ यही याद दिलाते हैं कि अगर हमने मिलकर काम नहीं किया तो हर सर्दी ऐसे ही दम घुटू धुंध में कटती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की चर्चा के लिए। स्वागत करते हैं डॉक्टर मनोज कुमार सर का, जो कि प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी मैक्स हॉस्पिटल और देश के स्वास्थ्य मामलों के आप जाने माने जानकार हैं, बहुत बड़े स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पे डॉक्टर मनोज सर। हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहन जॉर्ज, एक्स एडिशनल डायरेक्टर DPCC, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर जॉर्ज आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर मनोज कुमार सर, आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। और अब स्थिति ये नहीं है कि
अभी दिल्ली में आबो हवा कितनी ख़राब है, उससे क्या क्या असर पड़ेगा। आप तो एक डॉक्टर हैं, स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, लेकिन मैं आपसे सर एक आम हिंदुस्तानी और स्वास्थ्य मामलों के एक विशेषज्ञ के तौर पर, आप भी दिल्ली का इतिहास जानते हैं सर प्रदूषण का। ऐसी क्या बात है सर दिल्ली में कि दशक दर दशक आए गए, सरकारें आई गई, तमाम योजनाएं नीतियां आई और गई, लेकिन दिल्ली का प्रदूषण सर टस से मस नहीं हो रहा। कहीं हलचल है तो वो अपवर्ड्स है, बढ़ोतरी की तरफ है, कमतरी हमने नहीं देखी सर। क्या ऐसी बात है सर दिल्ली की के प्रदूषण में? दीपक जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हम लोग हर साल डिस्कस करते हैं इस पॉल्यूशन पे। ये एक समझिए कि परपेचुअल और एंडलेस प्रॉब्लम हो गया और सॉल्यूशंस कुछ निकल नहीं रहा है। हर बार इसी तरह की सीवियर बैड एयर क्वालिटी, और कुछ मुझे नहीं लगता है कि कोई हम लोग कोई मीनिंगफुल या सस्टेन्ड अप्रोच कुछ कर रहे हैं जिससे कि क्वालिटी ऑफ एयर इम्प्रूव हो। देखिए, जहाँ तक बात है, आपने बहुत सही कहा कि इसके क्या हेल्थ हैज़ार्ड्स हैं, इसको जान के भी क्या करेंगे। बट मैं शॉर्ट में ये बता दूं कि ये ह्यूमन कार्सिनोजेन है, कैंसर करता है, हार्ट पे तरह तरह की जैसे एक्यूट हार्ट अटैक्स जो है करीब करीब 2.5% बढ़ जाता है हर 5 माइक्रोन्स अगर आपका बढ़ता है PM 2.5। तो हेल्थ हैज़ार्ड्स तो हैं, आपको भी पता है, दर्शकों को भी। कुछ मैंने इसलिए बोल दिया कि कैंसर, तरह तरह के कैंसर, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, रेस्पिरेटरी डिजीजेज बढ़ते हैं, ताकि वो भी थोड़ा सचेत हो जाए। अब रही बात कि ये परपेचुअल क्यों है और इसको हम लोग क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, मुझे जहाँ तक लगता है दीपक जी कि जो चीज़ें फोकस करने की है वहाँ कहीं मिस हो रहा है। जैसे आपने अपने रिपोर्ट में कहा कि आप प्राइवेट व्हीकल्स कम करें। देखिए, हमारे जो दिल्ली में हर साल 15% 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स बढ़ जाते हैं। वैक्यूलर एमिशन CSI की रिपोर्ट में, आपने CSC की रिपोर्ट में देखा होगा कि 51% वैक्यूलर एमिशन से पॉल्यूशन होता है। तो विकल्प क्या है? अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जाते हैं, उसी रिपोर्ट में कहते हैं कि 1% भी ऐसा बस स्टॉप नहीं है जहाँ कि आपको 10 मिनट से कम की वेटिंग टाइम हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिसी कागज़ पे रह जाती है, इम्प्लीमेंट होती नहीं है। और जो जियोग्राफिकल सिचुएशन आपने बताया वो बिल्कुल सही है, लेकिन मेजर पार्ट वैक्यूलर एमिशन का है। स्टेबल बर्निंग जो पराली जलाने वाली बात है, बायो फ्यूल्स जलाने की बात है, ये कंट्रीब्यूट करते हैं। बट मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वैक्यूलर एमिशन और कंस्ट्रक्शन वर्क। अब देखिए, आप एक डॉक्टर हैं सर, और इसलिए मैंने आपसे पॉलिसी लेवल का सवाल पूछा कि आपको क्या लगता है, क्योंकि मैं नज़रिया समझना चाह रहा था और आपने बहुत अच्छे से मार्के की बातें कही हैं। अब मैं एक्स एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर जॉर्ज के पास आ रहा हूँ। डॉक्टर जॉर्ज, आप तो सर पॉल्यूशन मामलों के जानकार हैं, लेकिन मैं आपसे स्वास्थ्य का मसला पूछ रहा हूं सर। आज मैंने दोनों से अलग अलग सवाल पूछे हैं ताकि गहराई समझ में आए। अब आप देखिए कि दिल्ली में हर साल 50 से 60 हज़ार अतिरिक्त मौतें हो रही हैं सर। ये मेरा एग्जैजरेशन नहीं है, लैंसेट प्लानिटरी हेल्थ 2023 की रिपोर्ट है। जीवन प्रत्याशा, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है सर, एक आम डेलीहाइट की यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एपिक स्टडी है, दिल्ली में जन्मा बच्चा औसतन 10 साल कम जिएगा अगर यही 2.5 का स्तर ऐसा ही बना रहे, इस रिपोर्ट में कहा गया था। दिल्ली के एक बच्चे के फेफड़े 20 से 30% कम विकसित हैं सर। CRRI और एम्स की 2024 की यह स्टडी है। दिल का दौरा, हमेशा डॉक्टर साहब को हम बुलाते हैं, डॉक्टर मनोज हमारे साथ होते हैं, हम पूछते हैं सर ये दिल का दौरा क्यों पड़ रहा है। डॉक्टर साहब बड़ी बारीकी से हर चीज़ को समझाते हैं, लेकिन 42% सफदरजंग अस्पताल में जब AQI 300 रहता है तो अगले 48 घंटे में सर एक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन, जो हार्ट अटैक के केस हैं, वो 42% बढ़ जाते हैं सर। ये डेटा है सर। ये डेटा सर युद्ध स्तर पर काम करने को मजबूर क्यों नहीं करता है सर? आप जिस संस्था से आते हैं, सबसे पहला प्रश्न चिन्ह उसी पर लगता है सर, क्योंकि दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कमेटी और आज तक पोल्यूशन पर कंट्रोल नहीं सर। क्यों सर, ऐसा क्या है? हाँ दीपक सर, ये प्रश्न आपने उस व्यक्ति से पूछा है जिसने लगभग 3 दशक दिल्ली के एयर पॉल्यूशन पर ही काम किया। ये सारी रिपोर्ट जो जितनी डेप्थ बताती हैं, उसके सबके अपने अपने अजम्पशन हैं।
तो इस नंबर्स को तो मैं एज सच सही है गलत कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ मैं ये कहता हूं अगर एक भी मौत इस कारण से होती है तो गलत है। अब प्रश्न आता है कि हम इस चीज पर काबू क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ये दिल्ली जिसमें सबसे ज्यादा स्टडी हुई है, जिसका सबसे ज्यादा डेटा अवेलेबल है, उस पर हम काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इसको सिर्फ एक उसमें थोड़ी देर के लिए मैं साइंटिस्ट से हटकर अगर एक कॉमन मैन की तरह बात करूं, तो मुझे ये कहना चाहिए कि इस प्रॉब्लम को हमने आज तक माना ही नहीं, हमने इसे ओन नहीं किया। हम कभी इसको ये बोलते हैं कि मेरे नेबरिंग स्टेट से आ रहा है, हम कभी कहते हैं कि नहीं ये मेरी ज्योग्राफिकल लोकेशन है, कभी इसको हम मौसम पर डालते हैं। ये सारी बातें सही है, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि दिल्ली के लोगों ने इसको, दिल्ली के प्रशासन ने और दिल्ली के लोगों ने इसको ओन नहीं किया है कि ये प्रॉब्लम मेरा है और हम सबको मिलके इसे हल करना पड़ेगा। मेरी ज्योग्राफिकल लोकेशन, यस मेरी ज्योग्राफिकल लोकेशन मेरे सर, डिसएडवांटेज। आपके 3 दशक के कार्यकाल में क्या इस समस्या को ओन करने की कोशिशें हुई सर? जब आपका कार्यकाल था उस समय अगर ओन करने की कोशिशें हुई सर, उसका जरा हमें बताइए ब्यौरा। देखिए, ओन तो करा है, लोगों ने कोशिश भी की है, आज भी कोशिश हो रही है, लेकिन ये इतना अब आप अगर इसको मैं इस तरह लूं कि जब आप दिल्ली को देखते हैं तो आप 1500 स्क्वायर किलोमीटर की बात कर रहे हैं। सिर्फ दिल्ली में कोई भी स्टेप लेंगे 1500 स्क्वायर किलोमीटर में लिया हुआ स्टेप आपको कोई भी अधिक परिवर्तन नहीं देगा। आपको पूरे इंडो गंगेटिक प्लेन की बात करनी पड़ेगी, आपको एयरसेट बेस मैनेजमेंट की बात करनी पड़ेगी। अगर मैं इसको ये मानूं कि पंजाब या हरियाणा से धुआं आ रहा है इसलिए दिल्ली में प्रॉब्लम है, तो दिल्ली में जो प्रदूषण है वो भी आगे जा रहा है। और इस साल की स्थिति को मैं देखूं तो एक, चूंकि बाढ़ इतनी आई थी पंजाब में कि वहां तो इस बार बहुत कम बर्निंग हुई है। अगर मैं देखूं सिर्फ ये जो इस मौसम में जो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच का मौसम होता है, उसमें सिर्फ 2 दिन थे जब कंट्रीब्यूशन डबल डिजिट में गया है। इसका मतलब बाकी तो मेरा अपना है, उसको तो मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर मैं अपने नजरिए से बोलूं तो इस बार हम एनफोर्समेंट में पूरी तरह फेल हो गए हैं। हम रिचुअल की तरह एक एक चीजें कर रहे हैं, पानी का स्प्रे कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की साइंस को हम भूल रहे हैं कि पानी के पार्टिकल्स, उसका साइज क्या आपका ऑब्जर्वेशन सर, आई रियली अप्रिशिएट आप जिस अपना ऑब्जर्वेशन जो बता रहे हैं। बट सर, आप भी अगर 3 दशक काम करने के बाद आप भी अगर सलाह देने की स्थिति में हैं, आप अपने कार्यकाल में इस अनिर्वचनीय प्रश्न का कोई उत्तर नहीं ढूंढ पाए और ना दूसरों से कोऑर्डिनेट करके निकलवा पाया, तो हम कहां जाएं सर? किसके पास हम जाएं? 1990 से अब आप, चूंकि मैं सिर्फ अपने समय के काम को ज्यादा बढ़ा के नहीं बताना चाहता था, लेकिन नहीं, मैं व्यक्तिगत मैं व्यक्तिगत आपकी बात नहीं कर रहा हूं। आपका मतलब है आप एज अ संस्था, मीन संस्था, इस संस्था ने जब, अगर आप 90s की बात करें, 90 से 2017 के बीच की बात करें, तो इस बीच में हमारे पास डेटा, ऑथेंटिक डेटा आना शुरू हुआ। दुनिया का बेस्ट ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग नेटवर्क खड़ा हुआ, ऑड इवन किया गया। आप BS4 से BS6 तक जंप किए, लेकिन आप उस सिटी की बात कर रहे हैं जहां पर 1500 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में लगभग 3 करोड़ लोग रहते हैं, 80 लाख व्हीकल इसकी सड़क पर दौड़ते हैं। इस पे से 80 लाख, किसी भी गिवन मोमेंट पे 1 से 2, 10 से 15 लाख व्हीकल रोड पर होते हैं, तो इमिशन होगा। हम जो जिस तरफ को हमें जाना चाहिए था, मास ट्रांसपोर्ट जो हमें मिलना था, जिस तरह का कंस्ट्रक्शन जिस तरह हमको करना चाहिए, उन सब चीजों को हम नहीं कर पा रहे। वो फेलियर किसका है? आई डोंट नो, मे बी गवर्नमेंट का, मे बी मेरा और आपका। तो अगर संस्थाएं बन रही हैं, उन संस्थाओं का काम यदि आइडेंटिफिकेशन, चलिए सॉल्यूशन मत दीजिए, हम ये कहते हैं कि सॉल्यूशन मत दीजिए, बट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम तो करिए। अब आज की स्थिति ये है,
आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, अगर मैं पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी को पूछूं या पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को पूछूं, वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, आपने बताया कि 1500 स्क्वायर किलोमीटर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम है। अगर मैं किसी दूसरी संस्था के पास जाऊंगा, वो फंड के एलोकेशन को आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम बता देंगे। मैं दिल्ली से बाहर अगर नोएडा चला जाऊंगा, तो वो दूसरे राज्य, दूसरी एजेंसियां, दूसरी सरकारें, दूसरे मंत्री जी, दूसरे फलाना जी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम एक होकर हम कब निकाल पाएंगे सर? सबके अलग अलग प्रॉब्लम्स का आइडेंटिफिकेशन है। एक मिनट, आप अपने प्रश्न का जवाब तो ले लीजिए। बोलिए सर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम का जहां तक सवाल है, इस सिटी में 5 सोर्स अपॉर्चुनमेंट हुए हैं पिछले 5 सालों में। आपको सोर्सेस पता है, किस सोर्स से कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है, ये आपको पता है। करेक्ट। कितना कंट्रीब्यूशन बाहर से आता है, आपको ये पता है। लेकिन हाउ कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, कैसे डिफरेंट एजेंसी, जहां डुप्लीकेसी ऑफ वर्क है, वहां वो आपस में किस तरह कार्य करेंगे, इसके लिए ही तो कमीशन बनाया गया। दे मस्ट टेक एक्शन। गवर्नमेंट्स को आपस में बैठ के तय करना पड़ेगा, अदरवाइज ज्योग्राफिकल स्केल में। इसका मतलब ये है सर कि जितने भी चाहे वो बाहरी व्हीकल्स का पोल्यूशन हो, चाहे वो पराली का इशू हो, चाहे वो टू व्हीकल्स का पोल्यूशन हो, चाहे वो डस्ट का हो, कंस्ट्रक्शंस का हो, या फिर आसपास के लगने वाली फैक्ट्री हो, इसका मतलब ये हो गया सर कि ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम नहीं है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम है इंप्लीमेंटेशन करने वालों की लापरवाही और उनका एक तरह से कोऑर्डिनेशन की कमी, या यूं कहें कि इच्छा शक्ति की कमी। आइडेंटिफिकेशन का प्रॉब्लम, मुझे लगता है कि प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन ये है। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना चाहिए। हाँ, कहां हम फेल हो रहे हैं, क्यों इस साल हम प्रदूषण कम नहीं कर पा रहे हैं, इस पर बात करनी चाहिए। कितना बर्निंग हो रही है देखना चाहिए। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं अब उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हूं जी, लेकिन अकाउंटेबिलिटी, ये देखिए आप अभी जो फायर दिखा रहे हैं, इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है क्या, लेकिन हम उनको रिप्लेसमेंट दे पा रहे हैं? ये जो एग्रीकल्चर बर्निंग हो रही है, उस पर हमने क्या किया? ठीक है सर, ओके सर, मैं आता हूं आपके पास। क्या सिर्फ हम क्रॉप बदल के इसको कंट्रोल नहीं कर सकते? राइट सर, मैं आता हूं सर। इसका एक मल्टीपल अप्रोच के साथ ही तो कहा ही जाता है कि मल्टीपल एजेंसी कोऑर्डिनेशन चाहिए, मल्टीपल स्टेट कोऑर्डिनेशन चाहिए, मल्टीलैटरल सॉल्यूशंस आपको देने पड़ेंगे। किसानों को देखना पड़ेगा जिनको पराली जलाने की वजह से, अभी हम चला भी रहे हैं ग्राफिक्स में, कि एक किसान को पराली जलाने के लिए सब्सिडी और ये सब देना, और फिर उस किसान से आप ये अपेक्षा करें कि वो जादू की छड़ी घुमाएगा और पॉल्यूशन को खत्म कर देगा। उसकी कृषि की लागत भी तो एक चीज होती है, उसको तो खेती करनी है, उसको तो अपना अन्न उगाना है। उस अन्न उगाने की पूरी प्रक्रिया को क्या ये सरकारें समझ पाई हैं? बस उसको हम पराली जलाने का सबसे बड़ा गुनहगार मान लेते हैं, लेकिन उसकी असली प्रॉब्लम को हमने, रूट कॉज को समझा नहीं। बहरहाल, मैं अब डॉक्टर मनोज के पास आ रहा हूं। डॉक्टर मनोज सर, ये अगर इसी तरह से चलता रहा, क्या हमारी सरकारों को, क्या हमारी एजेंसीज को ये नहीं दिखता कि देर हो रही है लगातार? WHO के सुरक्षित स्तर से 15 से 20 गुना ज्यादा सर हर दिन जहर, जिन स्वास्थ्य समस्याओं का जिनका मैंने जिक्र किया, चलिए वो तो आज की पीढ़ी पर है, हमारी आने वाली पीढ़ी। यूनिसेफ और IIT दिल्ली की 2025 की स्टडी है सर, जो कॉग्निटिव स्कोर IQ है वो 3.5 से 5 कम है सर बच्चों का। हम कौन सी नस्लें पैदा कर रहे हैं सर? क्या ये नहीं दिख रहा है हमारे तंत्र को, हमारी सरकारों को? सर एज अ डॉक्टर, क्या ये आपको परेशान नहीं करता सर? जी दीपक जी, मैं आपको अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, आपने सफदरजंग का डेटा बताया, मैं कुछ पब्लिश डेटा आपसे शेयर करता हूं। 1993 से 6 सिटीज स्टडी हुई थी, उसमें पता चला था कि PM2.5 पार्टिकुलेट मैटर का डायरेक्ट मोर्टेलिटी से रिलेशन है। 2013 में WHO का जो इंटरनेशनल एजेंसी फॉर कैंसर रिसर्च है, उसने कहा कि इट इज ए ह्यूमन कार्सिनोजेन, एयर पॉल्यूशन इज ए ह्यूमन कार्सिनोजेन, ये कैंसर करने वाला है। जहाँ तक एज ग्रुप है, देखिए बच्चे
अल्डरली और प्रेग्नेंट लेडी, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं एयर पॉल्यूशन से। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन से लेके माँ को हाइपरटेंशन की शिकायत प्रेगनेंसी के दौरान, बच्चों का ग्रोथ कम होना, ये सब बहुत हम लोग देख रहे हैं। एक मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि 20 साल पहले जब एंजियोग्राफी करता था तो नसें साफ रहती थी, उसमें कोई कैल्शियम ज़्यादा नहीं होता था। इधर हाल फिलहाल में हम लोग देख रहे हैं कि जितनी भी एंजियोग्राफी कराओ उसमें से 50% में कैल्शियम जमा रहता है। पेशेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इतना कैल्शियम कैसे जमा हो गया। एयर पॉल्यूशन जो है वेस्कुलर डैमेज या आपकी जो नलिकाएं हैं इसको खराब करता है और वहाँ पे कैल्सिफिकेशन करता है। तो तमाम चीज़ें हैं। देखिए मेटा स्टडीज़ है, 34 स्टडीज़ की मेटा स्टडीज़ है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपके जो रिपोर्ट है सफदरजंग की हो सकता है सही हो, क्योंकि एवरी राइज इन PM2.5 10 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर बढ़ता है तो आपका रिस्क जो है हार्ट अटैक का बढ़ जाता है। नॉन फैटल हार्ट अटैक, इसके भी रिस्क बढ़ जाते हैं। कैंसर्स की जहाँ तक बात है, मैंने कहा कि WHO ने भी इसको एयर पॉल्यूशन को ह्यूमन कार्सिनोजेन या कैंसर का कारण माना है। और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, लिम्फोमा, कोलोरेक्टल कैंसर, कोलोन का कैंसर, ये सब बहुत कॉमन हो गया है। इसमें एयर पोल्यूशन का बड़ा स्ट्रांग रोल है। आपने कॉग्निटिव बिहेवियर की बात करी, लर्निंग एबिलिटी, ये बच्चों में कम हो रहा है पॉल्यूशन की वजह से। इसके बहुत बायोलॉजिकल इफेक्ट हैं, चाहे मैकेनिज्म जो भी हो, इन्फ्लामेशन हो, पूरे बॉडी में एक कहिए कि जख्म सी स्थिति रहती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो, इम्यूनोसप्रेशन हो, जो भी रीज़न हो, लेकिन ये मेडिकल फैक्ट्स है और इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं कि ये एक हेल्थ हज़ार्ड है। डॉक्टर मनोज कुमार सर, आपने बड़े सिलसिलेवार तरीके से चौंकाने वाले, रोंगटे खड़े कर देने वाले आंकड़े बताए हैं। सर ये बताइए कि सिर्फ सर्दियों के आसपास, क्योंकि ये चर्चा सर्दियां शुरू होती हैं, चर्चा आती है, सर्दियां ख़त्म तो ये मुद्दा भी ख़त्म, चर्चा भी ख़त्म। अब पीछे के बैकग्राउंड में कितना काम हो रहा है कितना नहीं हम नहीं जानते, लेकिन ये वही दिल्ली है सर जहां देश की सरकारें चलती हैं, जहां देश के तमाम बड़े नेता हैं। दुनिया के बड़े नेता आने में हिचकिचाते हैं और कह दिया जाता है कि हम दिल्ली में आएंगे। तो हमने कई रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, पुष्ट अपुष्ट, कह दिया जाता है कि औपचारिक अनौपचारिक रूप से फलाना देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको सलाह दी गई है कि आप भारत न जाएं, आप दिल्ली न जाएं, वरना ये उनके देश के लिए राष्ट्रीय संकट हो जाएगा। ऐसे ऐसे तमगे सर हमें मिले हुए हैं, क्यों उन पे ध्यान नहीं जाता सर? क्या ये मेडिकल इम्पैक्ट की जो बातें हैं ये हवा हवाई होती हैं सर? ये दिखाई नहीं देती है नीति नियंताओं को? ये ऐसा लगता है कि सिर्फ हेल्थ पर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है ये सिर्फ एक निबंध है, ये 2-4 हेडलाइंस हैं जो किसी प्रतिष्ठित जर्नल्स में छप जाती हैं, इनका असल जीवन में कोई मायने नहीं है। जैसे आपने कार्सिनोजेनिक या पॉल्यूशन से डेथ का इशू उठाया, अभी डॉक्टर जॉर्ज ने कहा कि पॉल्यूशन से डेथ होती है, इसको मानना उनके लिए थोड़ा मुश्किल है उनके लिए। ये क्या ये मानने में इतनी दिक्कत है? नहीं, मैंने जो भी डेटा आपको दिया है ये इंडेक्स जर्नल में पब्लिश डेटा है, ये हमारा कोई अपना डेटा नहीं है। जस्ट मैंने एक पर्सनल अनुभव दिया था कि कैल्सिफिकेशन आर्टरीज में बहुत हो रहे हैं, जो कि आज से 20 साल पहले नहीं होते थे। कार्डियोलॉजी प्रैक्टिस करते हुए मुझे 30 साल हो गए, तो निश्चित तौर पे चेंजेज आए हैं, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और ये रोबस्ट डेटा है, इंडेक्स जर्नल में पब्लिश डेटा है, तो इसका बिल्कुल संबंध है, डेथ से संबंध है, कैंसर से संबंध है, हार्ट डिजीज से संबंध है, स्ट्रोक से संबंध है। और आप शायद अचंभित होंगे कि जो इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, तो वहाँ पे कोई शक नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन तमाम मुझे लगता है गवर्नमेंट एजेंसी को पता है और वो एक्ट करते होंगे। अब वो क्यों नहीं सामने आ रहा है, सरफेस पे क्यों नहीं आ रहा है, और कोई मुझे चीज़ें नहीं दिखी। पिछले 20 साल से मैं तो दिल्ली में 40 साल से रह रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा कभी कभी एवरेज जो एनुअल आपका जो PM2.5 है उसका कंसंट्रेशन 9% 8% कम होता है, लेकिन जो पिक होता है, और ये रिचुअल्स है, देखिए रिचुअलिस्टिक कहिए इसको, कि आप जैसे दिवाली मनाते हैं, होता है कि पटाखों से, क्रैकर्स से ये बढ़ गया होगा, उसके बाद वो बढ़ता रहता है, चाहे विंड की स्पीड कम हो, चाहे आसपास खेतों में, खलिहानों में
फायर जल रहे हों, उसकी वजह से होता है, या फिर सर्दियों में वैक्यूलर जो मूवमेंट है वो ज़्यादा हो जाती है क्योंकि आदमी जो है गाड़ी लेके चलता है ठंड के मौसम में। बट जो भी है, बट मुझे लगता है सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन है, इसको साइंटिफिकली सोचने की ज़रूरत है, इसमें विल पावर होनी चाहिए और पेपर पे नहीं, इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। जैसे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आपको एक उदाहरण दिए थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप किसी इमरजेंसी सर्विसेज के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते, अभी इतनी सजग नहीं है हमारी, या इतनी कहिए कि त्वरित व्यवस्था नहीं है। उसी तरीके से मेट्रो की लाइनें बनी, इतनी नेटवर्क हुए हैं, कुछ तो फ़र्क पड़ना चाहिए था। हो सकता है पॉपुलेशंस और बढ़ जाते हैं, इमिग्रेशन और हो जाता है, आसपास की गाड़ियां भी करीब 11 लाख गाड़ियां तो यहाँ सामान लेके आती हैं, लॉरी, उनका क्या है स्टेटस, उनका कितना एमिशंस कंट्रीब्यूशन होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर आप बिल्कुल आपने सही कहा सर, यहाँ पर इच्छा शक्ति का ये एंगल इसीलिए आ जाता है। अब एक आखिरी में डॉक्टर जॉर्ज सर, आपने तमाम अधिकारियों के साथ, अपने सीनियर्स भी और अपने से जूनियर्स भी, तमाम अधिकारियों की आप टेम्परामेंट को भी समझते हैं सर। लिमिटेशंस भी होती हैं अपनी, सरकारी संस्था में काम करना हमेशा आसान नहीं होता, स्वच्छंदता भरा वातावरण नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। आपने नेताओं के साथ भी देखा होगा उनकी इच्छा शक्ति क्या है। अगर मैं आपसे कहूं अपने पूरे अनुभव को और आज की स्थिति को देखते हुए, अगर मैं समराइज करने को कहूं सर आपको, वो क्या है जो सर हमें आगे बढ़ने से रोकती है? चीन जैसी पॉलिटिकल विल का बार बार हवाला दिया जाता है। बीजिंग ने 2013 में $100 बिलियन खर्च किए, AQI वो भी 700 से 30 से 50 पे ला गए सर। हमने राष्ट्रीय आंदोलन घोषित किया, एनकैप 2019 में अपनी तरह का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ये अभियान है। 10,000, 11,000, 12,000 करोड़ से ज़्यादा उस पर हम खर्च कर चुके हैं। कितना? अभी 2026 में उसकी डेडलाइन, 20% भी शायद उस पर प्रगति नहीं हुई है सर। वो क्या चीज़ है सर जो रोक रही है हमें सॉल्यूशन देने से? सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन क्या चीज़ है जो रोकती है हमें सॉल्यूशन तक जाने से? I can conclude in one word. It's systematic failure of enforcement. Nothing more, nothing less. Because we have the best environmental laws, we have best studies, best brain working, but we are failing to implement that findings on ground due to one or other reason. It's a failure of enforcement, nothing else. एब्सोल्युटली सर। अब ये 2-4 शब्द मुझे लगता है कि दिल्ली के प्रदूषण की पूरी कहानी को बयां करने के लिए काफ़ी हैं। इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर जो फेलियर्स हुए हैं, ये कलेक्टिव फेलियर्स है, ये किसी एक संस्था का नहीं, किसी एक सरकार का नहीं, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं, ये बतौर एक देश, एक तंत्र, एक जनता, एक समाज, हम सबका फेलियर है। और जब तक ये फेलियर ठीक नहीं करेंगे ना हम, हमारे लिए प्रदूषण एक सीजनल समस्या ही रहेगी। और बच्चों को हम निबंधों में पढ़ाते रहेंगे कि प्रदूषण पे निबंध लिखिए, और वही आगे चल के वो जब बड़ा अधिकारी बन जाएगा, बड़ा नेता बन जाएगा, तो उसके लिए वो निबंधात्मक प्रश्न ही रहेगा। तो इस निबंधात्मक अप्रोच से और सोच से हमें बाहर निकलना होगा। कब निकलेंगे ये भविष्य बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का वक्त निकालने के लिए। अच्छी चर्चा हुई, थोड़ी कटु सत्य इसमें निकले, लेकिन ये ज़रूरी थे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मोहन जॉर्ज सर आपका, डॉक्टर मनोज सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें, एक और कवर स्टोरी।